चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो जगह सुन के। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि इस मंथ के लास्ट तक मैं पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा। इस सिलेबस में जो अभी पढ़ाई चल रही है, इस सिलेबस में आपको पढ़ाया जा रहा है टॉप 10 सब्जेक्टिव और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर चैप्टर का आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, किसी किसी से 3 पूछे जाते हैं, किसी किसी से 2 सब्जेक्टिव, किसी किसी से मतलब, तो उस आंकड़े को लेकर नहीं चलना है। मेन अधिकतम चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतना ही लेकर चलना है। क्योंकि वैसे भी 10 क्वेश्चन का ही सब्जेक्टिव का जवाब देना है, शॉर्ट क्वेश्चन का। तो भाई 17 चैप्टर पढ़ोगे, 10 क्वेश्चन का जवाब देना, यानी कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आज 17 क्वेश्चन आ गए, जवाब तो 10 ही का देना है। समझ रहे हो ना? तो एक चैप्टर से एक का टारगेट रखो, काम खत्म। ठीक है, तो हर चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी पढ़ने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी का एक चैप्टर वासंगति और विविधता के सिद्धांत, जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 के बायोलॉजी का, मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सच में 400 प्लस करना है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तरीका है कि टॉप 10 सब्जेक्टिव और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए हर चैप्टर का। इससे आपको क्या होगा, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर होगा हर चैप्टर का एक क्वेश्चन क्लियर। अगर 10 चैप्टर पढ़ लेते हो, 10 क्वेश्चन क्लियर। 10 से ही मतलब है, लेकिन आपको हम सभी चैप्टर का देंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। एक चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ो, 2 ऑब्जेक्टिव आराम से आ जाएंगे एग्जाम में। अगर इस तरह से, अगर आपको सीधा है, 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर से हर चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 34 ऑब्जेक्टिव आ गया। आप सबका जवाब देना है 35, 34 तो आराम से आ गया। समझ रहे हो? और हर चैप्टर से 40 ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, 17 यानी कि 600 ऑब्जेक्टिव के करीब वो आराम से याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे पहले क्लास 12 के बायोलॉजी का एक चैप्टर वासंगति और विविधता के सिद्धांत पढ़ रहे हैं केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और केकेजी क्लासेस के ऐप पे। आप लोग केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लास में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहां से आपको पूरे क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखे। मेरे प्यारे बच्चों, लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं। लिंग गुणसूत्र पर एक टिप्पणी लिखते हैं तो सिंपल मैं अपने भाषा में बताता हूं। देखो, लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग होता है। स्त्री में गुणसूत्र होता है XX और पुरुषों में होता है XY। और X और Y ही लिंग का निर्धारण करता है। एक लाइन में डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिंग गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुषों में। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की संख्या XX होता है या लिंग गुणसूत्र XX होता है, और पुरुषों में X और Y होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र X और Y लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण मतलब लड़का होगा या लड़की, वो पुरुष पे ही डिपेंड करता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र X भी होता है, Y भी होता है। अगर लिंग गुणसूत्र निकल रहा है और योनि में जा रहा है तो वह लड़का होगा, अगर X निकल के जा रहा है तो लड़की होगा। सीधा डिफिनेशन। ऐसे डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग गुणसूत्र वह होता है जो किसी व्यक्ति का लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, X और Y। ठीक है ना, X और Y। महिलाओं में X और Y होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। महिलाओं में X गुणसूत्र XX होता है, महिलाओं में X गुणसूत्र XX होता है, जबकि पुरुषों में X और Y दोनों होता है, X और एक Y गुणसूत्र होता है। यही से यह निर्धारित होता है कि संतान लड़का होगा या लड़की होगा। यह जो लड़का में जो X और Y होता है, इससे निर्धारित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधा का लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो लिंगों का निर्धारण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री X और Y होते हैं। ये 2 प्रकार के X और Y होता है, ऐसे घेर दीजिए। महिलाओं में XX होता है, जबकि पुरुषों में X और Y होता है। और X और Y ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। अगर Y निकल रहा है, Y निकलेगा तो लड़का और X निकलेगा तो लड़की। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा। बगल में डेट दे रखा है किस एग्जाम में कब बार पूछा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कहा गया है मेंडल की सफलता के कारणों का स्पष्ट करें। मेंडल ने सफल हुआ। मेंडल ने एक मटर के प्रयोग किया था
और उसमें वो सफल रहा। इसका कारण क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया जिसमें विपरीत लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो, सबसे पहला बात, कोई भी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देने के प्रयास करूं, 1 2 3 4 पॉइंट दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट छूट गया है। देखो, मेंडल ने सफल, कोई चीज में सफल कैसे होता है, जब उस लायक लेते हो। जैसे कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हम ही अगर सफल हो, हम ही अगर कॉमेडी चैनल बनाते, हम कॉमेडी करते हैं, हम सफल होते क्या, नहीं होते, क्योंकि हमको पढ़ाने में मन लगता है। जिसमें हमको मन लगता है वो चीज करेंगे, ज्यादा सफल होंगे। हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है तो हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको सफलता मिल रही है कि नहीं, हम ग्रो कर रहे हैं आप लोग की वजह से। अगर हम कॉमेडी करते तो क्या कॉमेडी में हमको मदद मिलती, क्या कॉमेडी हम कर पाते, नहीं कर पाते। तो उसी तरह से मेंडल ने अगर आम के पौधा को चुनता तो सफल होता, नहीं होता, क्योंकि मटर के पौधा में लक्षण जो होते हैं उसके सीधे दिखाई देते हैं कि हाँ ये चीज है, उसी चीज है। तो इसी तरह से उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया सबसे पहला, जिसमें विपरीत लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेंडल ने ऐसा काम किया। दूसरा का केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और मेंडल ने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। सांख्यिकी विधि, यहाँ पे क्या विधियों का प्रयोग किया, और साथ में उन्होंने सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। साथ में प्रयोगों के यहाँ पे सावधानी पूर्वक यहाँ पे योजनाबद्ध और नियंत्रित किया, और जो प्रयोग किया उसे सावधानी पूर्वक किया, जिससे उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई हो। इस सफलता का मूल कारण यही था उसका। ठीक है, चल एक बार आप शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि एक बार आप जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से काफी मेहनत करके आपके लिए क्लास ले रहे हैं। और ये सब पीडीएफ आप टॉप 10 और 40 टॉप 10 सब्जेक्टिव और 40 टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर का चैप्टर वाइज, यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 600 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा हर चैप्टर का मिला के, और लगभग 120 से 150 के अंतर्गत सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम के लिए इनफ है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व होगा साथ में, हर चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, यह सभी सब्जेक्ट का बता रहा हूं 25 से 30 पेज के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे। आप इसे ले सकते हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियमों का वर्णन करें। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, एक उदाहरण के साथ बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पृथक्करण का नियम है वो कहता है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण, याद रखना, विपरीत लक्षण के जोड़ा मतलब होता है 2 को क्रॉस कराया जाता है, तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक जोड़ी जो एलील होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक युग्मक में 2 में से एक ही एलील क्या होता है, रहता है, क्योंकि एक दूसरे में से सिंपल हरदम, मतलब 2 विपरीत लक्षण को क्रॉस कराएंगे हरदम, तो क्या 2 विपरीत लक्षण, यानी कि सीधा सिंपल बात है, एक जोड़ा मतलब 2 होता है। ठीक है, तो क्या इस युग्मक के यहाँ पे इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़े को क्रॉस कराते हैं तो युग्मक बनते समय, जब युग्मक बनेगा तो उसमें से क्या, युग्मक बनते समय एक जोड़ी एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक जोड़ी एलील जो होता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक युग्मक में 2 में से एक ही एलील क्या होता है, रहता है, एक भाग जाता है, ये रहता है। यह युग्मक अपने शुद्ध होता है, और क्योंकि किसी लक्षण के लिए एक ही एलील उसमें रहता है, और यह शुद्ध होता है क्योंकि एक ही एलील रहता है, एक एलील तो गायब हो जाता है। यह पृथक्करण का नियम होता है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा डिफिनेशन 3 लाइन का है, लेकिन बेहतरीन है, क्योंकि आपको पता ही है कि इजी से इजी बताता हूं। अगला है, आप अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपूर्ण प्रभाविता वह स्थिति है जब कोई जीन एक दूसरे, यानी कि जीन दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं डालता है। क्वेश्चन कहा गया अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता वह स्थिति है जब कोई भी जीन दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभाविता नहीं डालता है, पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं डालता है। अप्रभावित प्रभाव मतलब क्या होता है, किसी पर प्रभाव डालना, किसी को मतलब होता नहीं कि हम बता रहे, बातें कर रहे थे, इस पर प्रभाव डालता है, मोटिवेट करते हैं, तो प्रभाव नहीं डालता है। तो वही कहा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता स्थिति में क्या होता है, जब कोई जीन
जीन जो होता है दूसरे जीन पर पूर्ण प्रभाविता नहीं डालता है और संतान में दोनों जीनों के मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। और संतानों में क्या होता है, दोनों के बीच मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लाल सफेद फूलों का संकरण से गुलाबी फूल बनना, इसमें सीधा दिखाई देगा। लाल और गुलाबी, अगर सीधा लाल और सफेद फूल का संकरण कराएंगे तो एक गुलाबी फूल बनेगा। और जो सीधा नजर आएगा भाई, गुलाबी अलग है, लाल अलग है, उजला अलग है, तीन किस्म का है, ये सीधा दिखाई देता है। ठीक है, देखो बुआ, और एक डीप में पढ़ना है तो इसकी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसको डीपली पढ़ना है और ज्यादा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण सहित लिखे। जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए तीन या अधिक जीन यहाँ पे विकल्प उपस्थित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया आपसे बहुत प्यारा, बहुविकल्पता क्या है? बहुविकल्पता मतलब होता है बहुत सारे विकल्प। जैसे कि हम लोग काम करते घर में कि भाई कुछ भी कहीं जाने के लिए, मामा के घर जाने के लिए, चाहे भोज खाने के लिए, अगर 4-5 भाई है, कोई चल जाता है, न्योता करना है कोई चल जाते हैं। विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें से कोई भी विकल्प जा सकता है। लेकिन आपके पास विकल्प एक ही है, एक ही बेटा है, तो उसको तो मजबूरी है भाई, उसी को जाना पड़ेगा। जिसके पास 4-5 है तो उसको टेंशन नहीं है, कोई भी जा सकता है। विकल्प, बहुविकल्पता मतलब बहुत सारे विकल्प। तो ये क्या आ गया, जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, जब कोई एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 3 या 3 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। विकल्प मतलब इसे हम कर सकते हैं, तो किसी लक्षण के नियंत्रित करने के लिए 3 या अधिक जीन विकल्प उपस्थित होते हैं तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं, है कि नहीं? समझ में? उदाहरण के लिए मानव में रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए 3 जीन AI, IB मतलब IB, IA, IB और I यहाँ पे IC है या I है, ABO रक्त समूह प्रणाली बनाती है। सिंपल कहा, बहुविकल्पता क्या है? जब कोई जीन के लक्षण या जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए 3 या 3 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, बहुविकल्पता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक मानव रक्त समूह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे IA, IB, I है और यह ABC क्या रक्त समूह को नियंत्रित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब PDF आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, जिसमें आपको टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे हर चैप्टर का मतलब। और इस तरह से पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत है पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आप क्लाइन-फेल्टर्न सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। क्लाइन-फेल्टर्न सिंड्रोम क्या होता है, चलिए समझते हैं। मेरे पास यह एक गुणसूत्री विकार है या विकास है। क्लाइन-फेल्टर्न सिंड्रोम क्या एक प्रकार का गुणसूत्री विकास है। यह क्या है, ट्राइसोमा का एक उदाहरण है। यह क्या है, एक प्रकार का ट्राइसोमा का एक उदाहरण है। लेकिन इसमें लिंक क्रोमोसोम, लेकिन इसमें क्या होता है, लिंक क्रोमोसोम X का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद होने के चलते मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है भाई, कहा गया कि क्लाइन-फेल्टर्न सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें X का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होता है। मतलब टोटल मानव में गुणसूत्रों की संख्या होता है 46 होता है ना, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा यानी कि 23 दूनी 2 यानी कि 46 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, फेल्टर्न सिंड्रोम में क्या होता है कि X का एक प्रतिलिपि ज्यादा होता है, जो X गुणसूत्र था एक ज्यादा होता है, इसलिए इस स्थिति में टोटल आपको 47 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, 47 क्रोमोसोम होता है। वही कहता है कि यह एक गुणसूत्री विकास है। यह यहाँ पे ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। लेकिन इसमें लिंक क्रोमोसोम की X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद होते हैं, होने के चलते मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। और यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, जो देखने में सामान्य होता है, लगेगा पता ही नहीं चल पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी शायरी चिपका सकते हो बेहतरीन बढ़िया तरीका से। एक बच्चा शायरी लिखा है जिसे मैं पढ़ के प्रयास करता हूं अच्छे तरीका से, आप लोग थोड़ा भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं 2-3 शायरी उसमें से बेहतर है जो पढ़ के बताऊंगा, मैं दोनों को पहले पढ़ लेता हूं, देखता हूं कि बेहतर कौन है। ठीक है ना,
एक तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा जो बेसिकली रंजन कुमार ने लिखा है, कहाँ से वो पता नहीं, रंजन एक शायरी डेडिकेट किया है। एक ही अरमान था जिंदगी का बस तेरा प्यार पाने का, एक ही अरमान था जिंदगी का बस तेरा प्यार पाने का, मिल जाए अगर प्यार तेरा तो उससे जिंदगी बसाने का, मिल जाए अगर प्यार तेरा तो उससे जिंदगी बसाने का, ढूंढती है आंख, ढूंढती है आंखें मेरी आज भी दुनिया के भीड़ में तुझे, ढूंढती है आंख, ढूंढती है आंखें मेरी आज भी दुनिया के भीड़ में, भीड़ में तुझे, नजरों को आज भी इंतजार है तेरे लौट आने का। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है है कि नहीं। और अच्छा शायरी था, ठीक ठाक बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा। और आप भी अपने अपने दिल जले आशिक को थोड़ा सा एक बार, दिल जले हो ना, सब दिल के जला है, सब कोई ना कोई धोखा दिया होगा उसको, और इसी तरह से ऐसे शायरी निकल रहा है, ठीक है ना। हम्म। चल, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता क्या है? देखो, दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलगनता कहलाता है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागे को एक दूसरे के जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं। भाई डिफिनेशन क्लियर है और 2 मार्क्स के लिए आपका यहाँ पर नंबर भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सहप्रभाविता को परिभाषित करें। सहप्रभाविता, जब किसी जीन में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसे न हो। क्वेश्चन कहा जब किसी जीव में एलील के जोड़ा के बीच संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा न हो, बल्कि कैसा हो, बल्कि दोनों का प्रभाव एफ संकर पर, एफ संकर मतलब होता है प्रथम संकर, ठीक है ना, एफ संकर पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में सप्रभाविता कहलाता है। क्वेश्चन कहा गया सिंपल, सप्रभाविता क्या है कि जब किसी जीव में क्या कहा, एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी ना हो, बल्कि दोनों प्रभाव एफ संकर एक साथ पड़ता हो, एफ संकर पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को सप्रभाविता कहते हैं। एक बार आप शेयर करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से यह प्रयास है। पूर्ण प्रभाविता क्या है? देखो, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में दिखाई पड़ने वाले लक्षण को पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहां पे जो कहा गया बात कि पूर्ण प्रभाविता क्या है, ये क्वेश्चन 2022 और 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया संकर के बाद, संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जब किसी से हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उसके बाद, तो संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ा में, क्या कहा, प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ा में दिखाई पड़ने वाले लक्षण, क्या कहा, दिखाई देने या दिखाई पड़ने वाले लक्षण पूर्ण प्रभाविता कहलाता है। कहा गया संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी के विपरीत गुणों, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ा में दिखाई पड़ने वाले लक्षणों को पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डेली आपको सुबह 11 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे क्लास चलते हैं, तो आप लोग क्लास जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त का कार्य बताइए। ये क्वेश्चन 2017-2021 के एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारा ब्लड है, खून है, रक्त है, उसका कार्य क्या है? रक्त का कार्य सबसे पहला है आपको क्या, शरीर को गर्म रखना, ठीक है ना, शरीर को गर्म रखना, साथ में और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना, साथ में एक चीज और है, क्या बोलते हैं, रोगाणुओं से रक्षा करना, रोगाणुओं से शरीर को रक्षा करना,
साथ में होता है बुआ बहुत सारा, और 3 तो कार्य बता दिया मैंने आपको। देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, साथ में शरीर यहाँ पे क्या, शरीर यहाँ पे ताप को नियंत्रित रखना, ये मैंने बताया। रक्त को थक्का बनाना, रक्त को कहाँ पे थक्का बनाना मतलब जमाना। साथ में होता है शरीर में रोगों का प्रतिरक्षा करना, रोगाणुओं से रक्षा करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना, ये सब बेसिकली रक्त का कार्य है। तो रक्त का कार्य क्या है, रक्त को थक्का बनाना, रक्त को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना, रक्त को रोगाणुओं से रक्षा करना, साथ में परिवहन को पोषण देना या पोषक तत्वों का परिवहन करना, साथ में आप एक तापक्रम को और शरीर को टेम्परेचर को नियंत्रित करना। ये बेसिकली रक्त का कार्य होता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन क्लियर है। आप इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, जिसे आप आराम से ऑल सब्जेक्ट का लेते हो। 299 रहेगा। आपको अगर सर हम गैस खरीद लेंगे, क्या है 300 रुपया खर्चा करें, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, गैस खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100% एक साल पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर साल पढ़ाता हूँ कि गैस में का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि परिभाषा उसका इतना बड़ा होता है जो आप याद होगा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव की बात रहा तो ऑब्जेक्टिव आप कितना रटोगे, आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव याद हो गया, लेकिन याद होता नहीं। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा आपको क्वेश्चन होता है जो आपको भ्रम पैदा करता है, लगेगा कि हमको याद है, लेकिन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अलग दे दे, बिना ऑप्शन देकर दे दिया जाए कि अब बनाओ, इसको नहीं बना पाओगे, कंफ्यूजिंग पैदा रहेगा। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, लगेगा कि ए होगा, नहीं बी होगा। ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहता है, तो आपको उतना ही क्वेश्चन याद करना चाहिए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको सेलेक्ट करके लाए हैं, इतना में आपको सभी विषय दे देंगे, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर भी दे देंगे। गेस पेपर के चक्कर में मत पड़िए मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इतना में सब चीज हो जाएगा, नंबर ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा बउआ, तो आप लोग ले लीजिए, सस्ता एंड सुविधा है आपके लिए, एग्जाम तक पूरे हेल्प भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अगर किसी प्रकार की गलती त्रुटि हुई होगी हमसे, माफ करना, क्योंकि मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। भगवान गलती नहीं करते हैं, इंसान तो गलती करेंगे ही। अगर कहीं भी मिस्टेक या त्रुटि हुई हो तब माफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंसान हूं, है ना। लेकिन अपने तरफ से 100% प्रयास किए समझाने और पढ़ाने का। डेली मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। धन्यवाद।